Hello everyone, I am Nipali Singla, ABS Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, I am going to cover a new topic, that is a re-entrant kernel. So let's start with it. First of all, let us discuss what we mean by re-entrant kernel. Actual में जो आपका re-entrant kernel है ये होता क्या है? So let's discuss with it. So first of all, we are having a re-entrant kernel is an operating system which refers to a kernel that is capable of being interrupted in the middle of its execution and then safely called again and again. We can say that again and again. That is a re-entered before the previous executions are complete. इट मीन्स एक्चुअली री एंट्रेंट कर्नल करता क्या है? अगर हमारे पास लेट्स सपोज की एक प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर P1 है, वो अभी एग्जीक्यूट हो रही है सीपीयू के थ्रू, जो है वो कर्नल मोड के अंदर आपकी एग्जीक्यूट हो रही है. लेट्स सपोज इन बिटवीन P1 को कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की नीड हुई या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की उसको नीड हुई, तो वो जो P1 प्रोसेस है वो कर्नल मोड से कहाँ पर जा रहा है? आपका यूजर मोड में जा रहा है. सो इस टाइम पर जो आपका सीपीयू है वो आइडल स्टेज में नहीं बैठेगा. सीपीयू क्या करेगा कि कोई और प्रोसेस अगर है हमारे पास एग्जीक्यूट होने के लिए, तो सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. इन द मीन वाइल जो P1 है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है. बट हियर द फंक्शन ऑफ री एंट्रेंट इज दिस: जैसे ही P1 का इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग फिनिश होगा, P1 जो है वो दोबारा से जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आएगी और सीपीयू को P2 से फेच कर लेगी. सीपीयू को क्या करेगी? P2 से वो फेच कर लेगी और खुद एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी. इट मींस जो री एंट्रेंट कर्नल है वो क्या करता है? एक सिंगल प्रोसेस को वो बार बार जो है अगेन वो एंटर्ड स्टेट के अंदर, एंट्री स्टेट के अंदर वो पहुंचाता है, कर्नल मोड में पहुंचाता है एग्जीक्यूट होने के लिए. सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द री एंट्रेंट. बिकॉज जो P1 प्रोसेस है, वी कैन से दैट इट्स अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, या P1 का एग्जीक्यूशन अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो जब तक P1 का होल एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाता, P2 कैन नॉट टर्मिनेट. सो बेसिकली इसका री एंट्रेंट का फंक्शन यही है कि वो एक प्रोसेस को दोबारा अगेन एंड अगेन जो है आपके सीपीयू मोड में लेकर जा सकता है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, we can say that the another point of view of re-entrant kernel is: a kernel is said to be a re-entrant kernel when it allows a process to enter into a kernel mode again and again. ये वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताया. From user mode during its execution while allowing the execution of another process in kernel mode at the same time. देखिए इस यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे यही हो रहा था कि जो P1 प्रोसेस है वो बार बार जो है, लेट्स सपोज कि उसने एक बार इनपुट आउटपुट की डिमांड किया, तो वो सीपीयू से यूजर मोड में चला गया. फॉर दैट टाइम ड्यूरेशन एक और प्रोसेस आ गई, P2 एग्जीक्यूट हो रही है. बट जैसे ही P1 का वर्क फिनिश होता है, वो दोबारा से यूजर मोड से कहाँ जाएगा? कर्नल मोड में जाएगा. सो इस ड्यूरेशन में आपका P1 तो एग्जीक्यूट हो ही रहा था, बट जितने टाइम के लिए P1 ने इनपुट आउटपुट को एक्सेस किया, उस टाइम ड्यूरेशन में आपकी P2 प्रोसेस भी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही थी. यानी कि यहाँ पर एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को अलाउ करती है एग्जीक्यूट होने के लिए. So that is the main purpose of the re-entrant. So another point of view of re-entrant kernel is: a re-entrant kernel allow multiple processes to be executed in the kernel mode at any given point of time. So here we can see that कि यहाँ पे जो है P1 प्रोसेस भी आपकी एग्जीक्यूट हो रही है और P2 प्रोसेस भी आपकी एग्जीक्यूट हो रही है. Because of the re-entrant kernel, the uniprocessor system can execute more than one process. Generally हम as a user जो system use करते हैं, that is वो uniprocessor system ही होता है जो normal user use करता है. And we can see in our system कि हमारे system में एक से ज़्यादा जो process है वो run हो रही होती है. That is because of re-entrant kernel only. Because let's suppose मैं कोई वर्ड डॉक्यूमेंट पे आई हैव टू राइट समथिंग, तो अभी मैं लिख रही हूँ उसके अंदर कोई कोड कर रही हूँ. इन द मीन वाइल मुझे प्रिंट की नीड पड़ी, तो मैं इनपुट आउटपुट डिवाइस को या सपोज किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए मैं चली गई. तो इन द मीन वाइल जो मेरी अनदर प्रोसेस है वो आपकी सीपीयू में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी. सो हम लोग ये देख सकते हैं इन द टास्क मैनेजर कि एक साथ हमारे सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस हमारी रन होती हैं. सो दैट इज बिकॉज ऑफ री एंट्रेंट कर्नल फैसिलिटी.
This concept is essential for supporting multitasking and multi-threaded within the operating system. Multitasking means एक साथ बहुत सारे काम करना, बहुत सारी processes run हो रही है. मैंने word, I am working on a word document, I am doing the coding, I am listening the songs. These are multitasking. Multi-thread means एक single जो process होती है वो अपनी process को various threads, let's suppose T1, T2, T3, T4 various threads में divide कर देती है. So एक single process की बहुत सारी threads भी जो है वो आपकी execute हो पाएंगी because of re-entrant kernel. So next, consider example of re-entrant kernel. So here consider a scenario where the kernel is executing a file that is a read operation for one process. It means कोई एक process P1 आई, वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है? इट परफॉर्म्स अ रीड ऑपरेशन. रीड ऑपरेशन कहाँ कर रही है? कि कोई पर्टिकुलर फाइल है वहां पर वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है. इफ अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस रिक्वायर्स सीपीयू टाइम, द कर्नल कैन बी interrupted or switch context to the higher priority process and later resume the file read operation without causing any inconsistency or data corruption. For example कि मेरे पास कोई और एक और P2 प्रोसेस आई और उस P2 प्रोसेस को भी एक सेम फाइल को जो है यू कैन से दैट सेम फाइल की डेटा को एक्सेस करने की नीड है. एंड दिस P2 प्रायोरिटी हैविंग अ हायर प्रायोरिटी, दिस इसकी क्या है? हायर प्रायोरिटी है. इट मींस P2 की प्रायोरिटी ग्रेटर देन है P1 से. तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरप्शन होगा और जो सीपीयू है वो P2 प्रोसेस को दे दिया जाएगा अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो जैसे ही P2 का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, दोबारा से सीपीयू किसको मिल जाएगा? दोबारा से सीपीयू मिल जाएगा P1 को. This is possible because the kernel manages separate execution context for each process. ये possible है because context switching के through जो kernel है वो manage करके रखता है full fledged information को कि P1 ने कहाँ तक कितनी instructions को read out कर लिया है और जब वो terminate हुआ means जब switch context हुआ तो P2 के पास गया तो P2 ने कितनी instructions को execute किया या वो terminate हो गई. एंड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ P2 जैसे ही कर्नल P1 के पास आएगा, इट मीन जैसे ही CPU P1 को दोबारा मिलेगा, सो कर्नल नोज वेरी वेल कि P1 ने कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर दी थी पहले और अब उसको कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है. ये जो कंसेप्ट है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, इंस्ट्रक्शन नंबर का जो डेटा होता है, दीज डेटा इज गिवन बाय PCB, दैट इज अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन फिल्ड होती है. तो यहां से हमें पता चल सकता है कि पर्टिकुलर प्रोसेस ने कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट पहले कर दिया था और जब वो दोबारा आई है जब दोबारा उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सीपीयू मिला है तो अब उसको किस प्रोसेस नंबर से एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करना है. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल. Now let me take an example in a diagrammatical view. So जब भी हम re-entrant kernel की बात करते हैं या processes की बात करते हैं, so हमारे पास क्या होते हैं? We are having a two modes. Let's suppose this is a user mode and this is a kernel mode. ठीक है. तो एक diagrammatical view से मैं आपको example लेके बता रही हूँ. Let's suppose I am having a process A. मेरे पास यहाँ पे कोई process A है. process A सबसे पहले आई एग्जीक्यूट होने के लिए. तो यहाँ पे क्या हुआ? process A जो है उसको जो है CPU, जैसे ही इस process A को CPU मिलेगा, ये process आपकी कहाँ जाएगी? कर्नल मोड में जाएगी. तो यहाँ पे लेट्स सपोज इसको मैं स्टेप नंबर 1 दे देती हूँ और जैसे ही इसको CPU मिला, ये कहाँ गई? आपकी कर्नल मोड के अंदर चली गई. कर्नल मोड में जाकर जो प्रोसेस A है उसने एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर दिया. एग्जीक्यूट. तो कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है? प्रोसेस नंबर ए आपकी एग्जीक्यूट हो रही है. ठीक है. इन द मीन वाइल क्या हुआ कि थोड़ा सा इसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया था अभी, बट जो आपकी प्रोसेस ए है उसको किसकी नीड पड़ गई? उसको किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड पड़ गई. इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड पड़ गई. ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वी कैन सेट इट लाइक दिस कि यहाँ पर प्रोसेस ए ने इनपुट आउटपुट डिवाइस की डिमांड किया. तो इस डिमांड को कौन फिल करेगा? इनपुट आउटपुट कंट्रोलर फिल करेगा. ठीक है. और इसके लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा? दोबारा यूजर मोड में वापस जाना पड़ेगा. यानी कि ये जो प्रोसेस ए है दोबारा यूजर मोड में आपकी वापस आ गई. तो इस टाइम ड्यूरेशन में जितनी देर ये आपका प्रोसेस ए इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा. नाउ दिस इज द वर्क ऑफ द री एंट्रेंट कर्नल कि री एंट्रेंट क्या करेगा उस टाइम बीइंग पर. इफ आई एम हैविंग सम अनदर प्रोसेस, लेट्स सपोज दिस इज अ
प्रोसेस नंबर बी, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, जो आपका सीपीयू है वो किसको मिल जाएगा, आपकी प्रोसेस नंबर बी को, यानी कि ये जो प्रोसेस बी है ये आपका यूजर मोड से कहाँ पे आएगा, कर्नल मोड में आएगा। और ये जो सीपीयू सीपीयू जो प्रोसेस ए को मिला हुआ था, ये सीपीयू अब किसको मिल जाएगा, प्रोसेस बी को मिल जाएगा, और प्रोसेस बी यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगी। So we can say that this is a step number 1, this is a step number 2, and this is a step number 3. ठीक है, अब लेट सपोज जो आपकी प्रोसेस बी है वो अभी एग्जीक्यूट हो रही है। इन द मीन वाइल जो प्रोसेस ए है उसका इनपुट आउटपुट जो वो एक्सेस करने चाह रहा था, उसका एक्सेस जो है वो खत्म हो गया है। जितना उसको रिक्वायरमेंट थी उतने टाइम के लिए उसने इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोसेस ए ने एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इमीडिएटली क्या होगा, इंटरप्ट आएगा, और वी कैन से दैट कंटेक्ट स्विचिंग होगा, सीपीयू इंटरप्ट आएगा यहाँ पर, और कंटेक्ट स्विचिंग होगा। जैसे ही आपका कंटेक्ट स्विचिंग होगा, तो कंटेक्ट आफ्टर कंटेक्ट स्विचिंग ये जो प्रोसेस ए है ये आपकी वापस आएगी, दिस प्रोसेस ए ये वापस आएगी कहाँ पर, कर्नल मोड में ये प्रोसेस आपकी वापस आएगी, और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होना, दोबारा से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे इंटरप्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कंटेक्स्ट दोबारा से स्विच हुआ, और जो सीपीयू भी प्रोसेस बी को मिला हुआ था वो सीपीयू किसको मिल गया, दोबारा से प्रोसेस ए को मिल गया। लेट टेक इट एज अ स्टेप नंबर 4। तो यहाँ पे इसने जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर दिया, और जो आपकी प्रोसेस बी जो अभी कर्नल मोड में थी, ये प्रोसेस वहां पे वापस आपकी कहाँ चली गई, यूजर मोड में वापस चली गई। वी कैन से दैट हियर अ प्रोसेस नंबर बी, टेक इट एज अ पॉइंट नंबर 6। तो प्रोसेस बी में एक्चुअली दोबारा से वो कहाँ जाकर बैठ गई, दैट विल स्टोर इन अ रेडी क्यू। वो दोबारा से रेडी क्यू में बैठ गई, जहां पे वो वेट कर रही है सीपीयू का कि नेक्स्ट टाइम जो आपका सीपीयू है वो उसको कब मिलेगा। दिस इज अ स्टेप नंबर 5। तो देखिए सिनेरियो में मैंने क्या बताया आपको, दिस इज अ यूजर मोड, दिस इज अ कर्नल मोड। जितनी भी प्रोसेसेस हमारी होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर मोड में होती हैं। लेट्स सपोज प्रोसेस ए आई, उसने सीपीयू की डिमांड किया, तो वो यूजर मोड से कर्नल मोड में गई और एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर दिया। जब प्रोसेस नंबर ए एग्जीक्यूट हो रही थी इन द मीन वाइल उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की नीड हुई, और वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्वायर करने के लिए कहाँ चली गई, दोबारा यूजर मोड में चली गई। उन डिवाइसेस को कौन एक्सेसिबिलिटी दे रहा है प्रोसेसेस को, दैट इज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर एज एग्जांपल। तो इन द मीन वाइल जब आपकी प्रोसेस कर्नल मोड से दोबारा यूजर मोड में गई इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे जो आपका सीपीयू है वो आइडल स्टेज में ना जाकर री एंट्रेंट कर्नल की हेल्प से जो दूसरी प्रोसेस हमारी अभी होगी उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा। कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा और सीपीयू हमारा किसको मिल जाएगा, हमारी पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है सीपीयू मिल जाएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। सीपीयू जो है आपका कंटेक्स्ट स्विच हुआ, प्रोसेस बी को मिल गया। इन द मीन वाइल क्या हुआ कि जो इनपुट आउटपुट की एग्जीक्यूशन थी, जो आपकी प्रोसेस ए कर रहा था उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई। दोबारा जो आपकी प्रोसेस ए है उसने इंटरप्ट जनरेट किया, कंटेक्स्ट स्विच करने का डिमांड किया, और कर्नल ने क्या किया कि सीपीयू को दोबारा किसको दे दिया, प्रोसेस ए को दे दिया। तो प्रोसेस ए एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई, और प्रोसेस बी जो है दोबारा यूजर मोड में जाकर आपकी रेडी क्यू के अंदर बैठ गई, एंड इट इज अ वेटिंग फॉर द next time when he will depend that particular process get the CPU. So this is an example of re-entrant kernel. So the first thing which comes in our mind that why we are making our kernel as a re-entrant kernel. So here are some points. First of all, support for multitasking and multi-threading. It means अगर हमें multitasking और multi-threading को support करना है, so here we are having a need of a need to make a kernel as a re-entrant kernel. So here basically this multitasking means multiple processes. Multitasking means multiple processes run concurrently, and it means एक से ज्यादा प्रोसेसेस को अगर हमें रन करवाना है then we have a need of a re-entrant kernel. And multi-threading means let's suppose we are having the process 1, और process 1 के अंदर हमारे पास बहुत सारी जो है थ्रेड्स हैं, तो इन्हीं सभी थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए in a parallel mode, we can say that in a parallel mode we have a need of a re-entrant kernel. So that is the first point we can consider. Second point is improved system responsiveness. Means system responsiveness means efficient interrupt handling. Its responsiveness means
efficient response हैंडलिंग. एफिशिएंट रिस्पॉन्स हैंडलिंग मींस कुछ प्रोसेसेस हमारे पास ऐसी होंगी जिनकी क्या होगी, हायर प्रायोरिटी होगी, और कुछ प्रोसेसेस ऐसी होंगी जिनकी हमारे पास लोअर प्रायोरिटी होगी. सो री एंट्रेंट कर्नल क्या करेगा कि अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी यूजर मोड में बैठी हुई है किसी पर्टिकुलर अपना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए और उसकी हायर प्रायोरिटी है, तो जैसे ही उसका यूजर मोड में वर्क खत्म होगा, इट विल गेट द प्रायोरिटी टू गेट द सीपीयू फर्स्ट. सो यहाँ पर सीपीयू पहले किस पर्टिकुलर प्रोसेस को मिले, वी हैव टू हमें यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा. सो जो कंटेक्स्ट स्विच क्यों हो रहा है, बिकॉज हमें क्या करना है, वी हैव टू इम्प्रूव अवर सिस्टम, हमें उसकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ानी है. दैट्स व्हाई वी हैविंग अ नीड ऑफ अ री एंट्रेंट कर्नल. So next point is enhanced reliability and stability. Enhanced reliability and stability means we can say that avoid डेटा करप्शन. अवॉइड डेटा करप्शन. कोई भी डेटा जो है वो हमारा करप्ट ना हो. इट मींस अगर डेटा करप्ट नहीं होता है देन वी कैन इंक्रीज अवर रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस प्रोसेसेस. सो री एंट्रेंट कर्नल को इस तरीके से वर्क करना है कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विच कर रही है तो उस टाइम पर उसका डेटा जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए. सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ स्टोर होनी चाहिए, पीसीबी में स्टोर होनी चाहिए है. So that is we can say that one of the major factor जिसकी वजह से हमें कर्नल को री-एंट्रेंट बनाना पड़ता है, so that multiple processes can run easily. And the next we can say that consistent state management. Consistent state मैनेजमेंट. इट मींस अभी मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज प्रोसेस नंबर 1 ने इंस्ट्रक्शन नंबर 1 और 2 एग्जीक्यूट किया है और वो दोबारा से कर्नल मोड से कहाँ चला गया, यूजर मोड में चला गया. तो यहाँ पर जब वो वापस आएगा तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 और 2 पहले एग्जीक्यूट हो चुकी है. नाउ ही हैव टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन नंबर 3. सो यहाँ पर स्टेट, जो पर्टिकुलर प्रोसेस की स्टेट है उसको मैनेज प्रॉपरली मैनेज करना इज नेसेसरी, विच इज डन बाय री एंट्रेंट कर्नल by taking the help of a PCB. So next point we can consider over here is better resource utilization. Means यहाँ पे हम जो रिसोर्स की बात कर रहे हैं ये मेन रिसोर्स है हमारा सीपीयू. मेन रिसोर्स बिकॉज सारी प्रोसेसेस यहीं पर ही हमारी रन हो रही हैं. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट कि जो ये सीपीयू है इसका एफिशिएंट यूज किया जा सके. इट मींस जो आपका सीपीयू है वो आइडल स्टेज के अंदर नहीं बैठना चाहिए. ठीक है. दैट्स व्हाई context switching is required to execute more than one processes in a kernel mode. So that's are the major factor that why we have to make our kernel as a re-entrant kernel. So this is all about re-entrant kernel. These are some references which I considered for this lecture. Thank you.